वेस्ट बंगाल अब एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड ही नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेबोरेटरी बन चुका है, जहां एक के बाद एक ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो सीधा सवाल उठाते हैं, क्या इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर सिर्फ पेपर पर है या कोर्ट्स उसे एक्चुअली प्रोटेक्ट करेंगे। दर्शकों, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मास ट्रांसफर ऑर्डर्स ने पूरे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को हिला दिया है, और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि कुछ समय पहले गवर्नर ट्रांसफर का इशू भी एक और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लैश पॉइंट बन गया था। सीवी आनंदा बोस ने अचानक वेस्ट बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था और कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति भवन ने एक बड़ा गिबर्नटोरियल रीशफल भी अनाउंस किया था। इस रीशफल में सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के राजभवन की कुर्सियां एक साथ बदल दी गई थी। गवर्नर और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर दोनों जगह ऐसे ट्रांसफर्स ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को काफी बड़ा सेटबैक दिया है। वो ओपनली सेंटर पर फेडरल नॉर्म्स वायलेट करने का आरोप लगा रही हैं। क्या लीगली ये दोनों ट्रांसफर सही हैं? क्या स्टेट गवर्नमेंट का इन ट्रांसफर्स में कोई रोल नहीं है? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल पे केस कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल हो चुका है, लेकिन अगर बात करें तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को सडनली वेस्ट बंगाल ट्रांसफर किया जाना, तो ममता बनर्जी का रिएक्शन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम था। उन्होंने सीधा कहा, "He never consulted with me as per the established convention. Such actions undermine the spirit of the constitution." ये स्टेटमेंट सिर्फ एक सिंपल कंप्लेंट नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने अब तक क्लियरली नहीं दिया है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस इन्फोर्सिबल होते हैं? इसका जवाब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी जो A.V. डाइसी ने दिया था, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक जो कोर्ट्स इन्फोर्स करते हैं और दूसरा जो सिर्फ प्रैक्टिस और ट्रेडिशन पर चलता है, यानी कन्वेंशंस का कोई लीगल फोर्स नहीं होता। लेकिन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ने इस आइडिया को चैलेंज किया है। आइवर जिनिंग ने एक टेस्ट दिया था कि प्रेसिडेंट क्या है, क्या एक्टर्स बिलीव करते हैं कि वो बाउंड है, और क्या उस रूल के पीछे रीजन है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होते हैं तो कन्वेंशन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं रहता, वो एक बाइंडिंग नॉर्म बन जाता है। वेस्ट बंगाल का केस इसी टेस्ट के लिए लाइव एग्जाम्पल है। पिटिशनर और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है जब गवर्नर अपॉइंट या ट्रांसफर किया जाता है। इसका रीजन भी क्लियर है, फेडरल बैलेंस मेंटेन करना। अगर सेंटर बिना स्टेट को कंसल्ट किए गवर्नर अपॉइंट या ट्रांसफर करे तो स्टेट की ऑटोनॉमी अंडरमाइन होती है, और ये कोई आइसोलेटेड ओपिनियन नहीं है। सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन और वेंकटचलिया कमीशन जैसे मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ने डेकेड से रिकमेंड किया है कि चीफ मिनिस्टर कंसल्टेशन मैंडेटरी होनी चाहिए। रिसेंट कुरियन जोसेफ कमेटी ने भी यही कहा, लेकिन ये रिकमेंडेशंस कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। यहाँ पर कंट्रोवर्सी और डीपन हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद गवर्नर ट्रांसफर के बारे में साइलेंट है। आर्टिकल 156 सिर्फ ये कहता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है। सेंटर इस साइलेंस को एक फ्री पास की तरह यूज कर रहा है। लेकिन फॉर्मर CJ DY चंद्रचूड़ ने एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन दिया था, डोर ओपनिंग साइलेंसेस और डोर क्लोजिंग साइलेंसेस। मतलब कुछ साइलेंसेस राइट्स एक्सपैंड करते हैं और कुछ पावर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल का आर्गुमेंट ये है कि ये साइलेंस पावर एक्सपैंड करने के लिए नहीं बल्कि फेडरल वैल्यूज प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरप्रेट होना चाहिए, और यहीं पर जुडिशरी का रोल काफी क्रिटिकल हो जाता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कन्वेंशंस को लॉ में कन्वर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे सेकंड जजेस केस कहते हैं, में कोर्ट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के कंटेक्स्ट में कंसल्टेशन को कॉन्करेंस बना दिया। जस्टिस कुलदीप सिंह ने लिखा था, Once a convention is established, there is no justification to deny it the status of law. ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट था। फिर NJAC केस में कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हुए पार्लियामेंट का अमेंडमेंट तक स्ट्राइक कर दिया था। रीजन सिंपल था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कोलेजियम एक एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन बन चुका है। अगर इस ज्यूरिस्प्रूडेंस को अप्लाई करें तो एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, अगर जुडिशियल कन्वेंशंस लॉ बन सकते हैं तो फेडरल कन्वेंशंस क्यों नहीं? और यही वेस्ट बंगाल का कोर आर्गुमेंट है। अगर गवर्नर अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर में चीफ मिनिस्टर कंसल्टेशन एक एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन है तो उसे इग्नोर करना सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो सकता है। इस कंट्रोवर्सी को और इंटेंस बनाता है ऑनगोइंग इलेक्शन क्राइसिस। कलकत्ता हाईकोर्ट में ऑलरेडी एक PIL चल रही है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मास ट्रांसफर ऑर्डर्स चैलेंज किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी, DGP, होम सेक्रेटरी एंड डजन्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स को एक साथ ट्रांसफर कर दिया गया और कई स्टेट्स के बाहर भेज दिया गया इलेक्शन ड्यूटी के लिए। पिटीशन का एलिगेशन है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम क्रिएट करता है और स्टेट मशीनरी को इफेक्टिवली डिसमेंटल कर रहा है। अब अगर इस सिचुएशन को गवर्नर ट्रांसफर के साथ कंबाइन करे तो पिक्चर और अलार्मिंग लगती है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप रिप्लेस हो रही है तो दूसरी तरफ गवर्नर, जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, बिना कंसल्टेशन के चेंज किया जा रहा है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अपना डिफेंस है। वो कहता है कि ट्रांसफर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए नेसेसरी है।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नाम पे फेडरल स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियर किया था कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो फेडरल बैलेंस को अंडरमाइन करते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। इसी तरह बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि गवर्नर को रिमूव करना आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, इवन दो वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर सर्व करता है। कोर्ट ने कहा था प्लेजर डॉक्ट्रिन इज नॉट अ लाइसेंस फॉर आर्बिट्रेरीनेस। अगर रिमूवल आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता तो ट्रांसफर भी लॉजिकली आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, और अगर ट्रांसफर बिना कंसल्टेशन के हो तो क्या वो आर्बिट्रेरी माना जा सकता है? ये वही सवाल है जो अब जुडिशरी के सामने खड़ा है, लेकिन इस केस का एक डीपर डायमेंशन भी है, इंस्टीट्यूशनल एसिमेट्री। जुडिशियल कन्वेंशंस इन्फोर्स हो जाते हैं क्योंकि जुडिशरी खुद उनका गार्डियन होती है, लेकिन फेडरल कन्वेंशंस को इन्फोर्स कौन करेगा? सेंटर के पास पावर है, स्टेट के पास ग्रीवियांस है और कोर्ट के पास डिस्क्रिशन, और शायद इसीलिए डेकेड से कमीशंस रिकमेंड करते रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल का करंट क्राइसिस इसी फेलियर का रिजल्ट लगता है। एक तरफ सेंटर का आर्गुमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे पावर दी है, दूसरी तरफ स्टेट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट वायलेट हो रहा है, और बीच में कोर्ट खड़ा है जिसे डिसाइड करना है कि क्या स्पिरिट भी इन्फोर्सिएबल है या सिर्फ टेक्स्ट। अगर कोर्ट डिसाइड करता है कि कन्वेंशंस इन्फोर्सिएबल है तो ये एक लैंडमार्क शिफ्ट होगा। इसका मतलब होगा कि सेंटर की पावर्स लिमिटेड है इवन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, और अगर कोर्ट डिसाइड करता है कि कन्वेंशंस नॉन जस्टिसिएबल हैं तो ये एक क्लियर मैसेज होगा कि पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस का सॉल्यूशन पॉलिटिकल प्रोसेस ही है, जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं। दोनों आउटकम्स का कंसिक्वेंसेस मैसिव होंगे, और शायद इसीलिए ये सिर्फ वेस्ट बंगाल का इशू नहीं रहा, ये एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट बन चुका है। आज सवाल ये नहीं है कि आर.एन. रवि का ट्रांसफर वैलिड है या नहीं, सवाल ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट है या एक लिविंग डॉक्यूमेंट जिसमें अनरिटन नॉर्म्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल सवाल कि क्या सेंटर कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस का यूज पावर एक्सपैंड करने के लिए कर रहा है या जुडिशरी उस साइलेंस को लिमिट करेगी? वेस्ट बंगाल का क्राइसिस अब सिर्फ इलेक्शन का इशू नहीं है, ये एक टेस्ट है पावर वर्सेस प्रिंसिपल का, टेक्स्ट वर्सेस कन्वेंशन का, और सेंटर वर्सेस स्टेट का, और इसका फाइनल आंसर अब कोर्ट रूम में लिखा जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस।